आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। और ये टॉपिक जो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस के लिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अम्ल और क्षार की अवधारणा। तो यहाँ पर जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग सब्सटेंस मिलते गए, लोगों ने ये पता लगाने की, लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ती गई कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा, कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का होगा। तो इन सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए समय समय पर मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग कॉन्सेप्ट यानी अलग अलग सिद्धांत दिए गए। वो सिद्धांत क्या थे, कैसे थे, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो जो हमारे एसिड और बेस के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो पहला सिद्धांत दिया गया वो था क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्या था? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लासिकल कॉन्सेप्ट? क्लासिकल कॉन्सेप्ट को हिंदी में कहते हैं कि अम्ल और क्षार की प्रारंभिक अवधारणाएं। तो प्रारंभिक अवधारणा का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जो कॉन्सेप्ट हमारे पूर्वजों ने हमारे पुराने समय में यानी किसी प्रकार से उसको बताया गया, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो शुरू में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था बच्चों, जो सबसे प्रारंभ में आया, जो सबसे शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट आया, वही आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या बताया गया कि एसिड किसे कहते हैं। पहले एसिड्स के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज एसिड्स। यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट थ्योरी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट थ्योरी के अनुसार एसिड को कैसे पहचानेंगे या किन सब्सटेंसेज को हम एसिड कहेंगे बच्चों, आइए ध्यान दीजिए। तो इसके लिए जो पहला कॉन्सेप्ट था बच्चों, ये एसिड के लिए क्या बताया गया कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेज, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेज, those substances whose aqueous solution, whose aqueous solution, whose aqueous solution। अब देखिए aqueous solution लिखा है मैंने। aqueous solution का मतलब क्या होता है बच्चों? What is the meaning of this aqueous solution? aqueous solution मतलब solution with water। aqueous solution मतलब होता है solution with water, सॉल्यूशन विथ वाटर, यानी पानी के साथ सॉल्यूशन बनाया गया। एक्वस लैटिन इंग्लिश है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें एक्वस का मतलब होता है वाटर। यानी एसिड किन्हें कहेंगे बच्चों? तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन विथ वाटर क्या करते हैं? तो पहला पॉइंट है सावर इन टेस्ट। पहला पॉइंट क्या बताया गया बच्चों एक क्लासिकल कंसेप्ट में? सावर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट। देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सावर इन टेस्ट। सावर इन टेस्ट का क्या मतलब होगा कि जब किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन को यानी उसके वाटर के साथ सॉल्यूशन बना करके उसके वाटर के साथ बने हुए सॉल्यूशन को जब हम लोग टेस्ट करेंगे, अपने जीभ पे रखेंगे तो खट्टा लगेगा। खट्टा मतलब एकदम आप जानते हो खट्टा कैसा लगता है। तो खट्टा जैसे आपने बचपन में इमली खाया होगा, या नींबू का रस पीते हो, या संतरा खाते हो, या कच्चा आम खाते हो, टिकोड़ा जिसको कहते हैं, तो ये सभी चीज़ें खट्टी लगती हैं। दही खाते हो, तो जितनी भी चीज़ें खट्टी होती हैं बच्चों, जिनका स्वाद खट्टा होता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट उन सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि जो सब्सटेंस स्वाद में खट्टे होंगे वो सब एसिड कहे जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। यानी प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार जो पदार्थ स्वाद में खट्टे लगेंगे बच्चों, वो सभी के सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं वो सभी पदार्थ आपके लिए क्या कहे जाएंगे? तो वो सभी के सभी पदार्थ आपके लिए एसिड कहे जाएंगे। अब देखिए ये पहला पॉइंट था। इसके बाद दूसरा क्या दिया गया क्लासिकल कंसेप्ट में? एसिड के लिए दूसरा पॉइंट क्या बताया गया बच्चों? ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट बताया गया कि टर्न्स ब्लू लिटमस, टर्न्स ब्लू लिटमस into
रेड। यानी जो एसिड होगा ना, जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को, वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा बच्चों, वो ब्लू लिटमस को मेरे प्यारे बच्चों रेड में चेंज कर देगा। और लिटमस क्या होता है, तो लिटमस देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए, व्हाट इज लिटमस। तो लिटमस इज ए इंडिकेटर, इट इज ए इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इट इज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब सूचना देने वाला, इंडिकेटर होता है। और ये किसका बनता है बच्चों, लाइकेन का बनता है। लाइकेन मतलब जो काई होती है, शैवाल जिसको कहते हैं, तो ये शैवालों को पीस करके उनको पेपर के शीट के रूप में, पन्नी के रूप में बना दिया जाता है, और उन शैवालों के पतली पतली पन्नियों को हम लोग लिटमस कहते हैं। और ये लिटमस क्या करते हैं, तो एक तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये इंडिकेटर का काम करते हैं। इंडिकेटर मतलब सूचक का काम करते हैं, सूचक मतलब सूचना देने वाले, यानी बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस को क्या कर दे, ब्लू लिटमस को बच्चों रेड में चेंज कर दे, दैट सब्सटेंस विच चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड इज नोन एज एसिड्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस को लाल में चेंज कर दे, ब्लू लिटमस को लाल बना दे, वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, आपके एसिड कहलाएंगे। कैसे समझेंगे, तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कि हमने एक सब्सटेंस लिया, एक लिक्विड लिया, और इस लिक्विड के क्यों लिक्विड ले रहे हैं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन की, यानी वाटर के साथ सॉल्यूशन की, इसलिए हमने लिक्विड की बात किया। अब इस लिक्विड में हमने क्या किया कि एक सब्सटेंस को डाल दिया, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, इसको डाला, और अब इसमें हमने क्या किया बच्चों, हमने इसमें ब्लू लिटमस को डीप कर दिया, यानी ब्लू लिटमस को मेरे प्यारे बच्चों हमने इसमें डुबा दिया। हमने इसमें ब्लू लिटमस को क्या कर दिया बच्चों, डुबा दिया। और जैसे ही ब्लू लिटमस को इसके अंदर डुबाया, एसिड के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर, और वैसे ही ये सब जो हमारा ब्लू लिटमस है, ये जितना डूबा है उतना किस में चेंज हो गया, वो इतना रेड में चेंज हो गया। तो जब किसी सब्सटेंस में ब्लू लिटमस को डुबाएंगे, ब्लू लिटमस को डालेंगे, और डुबाते ही ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया, तो हम कहेंगे कि जिस सब्सटेंस में डुबाए हैं ये सब्सटेंस हमारे लिए एसिड था। यानी अगर ब्लू लिटमस को हम किसी सब्सटेंस में डुबाते हैं और ब्लू लिटमस को सब्सटेंस में डुबाने पर वो रेड में चेंज हो जाता है, अगर वो रेड में चेंज हो जाता है बच्चों, तो हम कहेंगे कि दिया गया सब्सटेंस हमारा एसिड है। अब रेड लिटमस पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी जब रेड लिटमस को इसके अंदर डालेंगे तो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये देखिए, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया गया बच्चों, ध्यान दीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड्स। थर्ड कंसेप्ट क्या था बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि पहला थर्ड पॉइंट बताया गया कि न्यूट्रलाइजेज बेस, यानी जो सब्सटेंस बेस को न्यूट्रलाइज कर दे। यानी बेस को न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है, पहले देखिए एग्जांपल मैं लिख दूं आपको। बेस को न्यूट्रलाइज कर दे, जैसे बेस को न्यूट्रलाइज करने का मतलब कि अगर कोई बेस है जैसे NaOH और प्लस HCl, इसको जब हम मिलाएं आपस में तो हमको NaCl और प्लस H2O वाटर मिल जाए। ये एक्वस सॉल्यूशन में हो, ये भी एक्वस में हो, और ये भी एक्वस में हो। यानी जिस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर के साथ सॉल्यूशन किसी बेस को न्यूट्रलाइज कर दे, किसी बेस को अगर न्यूट्रलाइज कर दे, बेस को न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि उस सब्सटेंस पर, ये न्यूट्रलाइज करने का मतलब हुआ कि इस सब्सटेंस पर लिटमस का कोई प्रभाव न पड़े। ये न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब हुआ कि जो सब्सटेंस बन रहे हैं प्रोडक्ट में उन पर लिटमस का कोई प्रभाव न पड़े, लिटमस में उनमें कोई चेंज न हो। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एसिड की प्रॉपर्टी है तो क्या करेगा, बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। बेस को न्यूट्रलाइज करेगा मतलब कि इनएक्टिव टुवर्ड लिटमस कर देगा।
यानी लिटमस के तरफ कोई प्रभाव सब्सटेंस का नहीं पड़ेगा। तो जो सब्सटेंस मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या बताया मैंने कि जो सब्सटेंस बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं वो सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट नोन एज एसिड्स कहे जाते हैं, उनको हम लोग एसिड कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आया। अब चलिए आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं हट गया हूँ थोड़ा। चलिए इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ। देखिए अब इसके बाद क्या आया, तीसरे के बाद चौथा पॉइंट क्या बताया गया भाई, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट अबाउट एसिड। एसिड के बारे में बच्चों चौथा पॉइंट क्या था, तो एसिड के बारे में चौथा पॉइंट बताया गया कि रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, ध्यान से सुनिएगा, रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल मतलब जैसे सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये सब एक्टिव मेटल कहे जाते हैं। और अब आप सोचोगे कि गोल्ड सिल्वर ये क्या होंगे, तो गोल्ड सिल्वर बच्चों ये सब नोबल मेटल होते हैं, आसानी से रिएक्शन नहीं करते। तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू फॉर्म या टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस H2 गैस। यानी जो सब्सटेंस एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा दे, हाइड्रोजन गैस को निकाल दे मेरे प्यारे बच्चों, तो जो सब्सटेंस, ध्यान से सुनिए, जो सब्सटेंस क्या करे कि एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके, एक्टिव मेटल यानी जो रिएक्टिव मेटल हैं उन रिएक्टिव मेटलों के साथ रिएक्ट करके बच्चों जो सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा दे तो वो सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहलाएगा, एसिड। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने एक एक्टिव मेटल लिया जिंक, और इस जिंक के ग्रेन्यूल को, जिंक के टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़े को क्या किया कि एक एसिड में, जैसे मान लीजिए कि हमने H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में, क्यों एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही बात करता है एक्वस सॉल्यूशन पे। ये एक्वस सॉल्यूशन से नीचे किसी चीज पर बात नहीं करता और एक्वस सॉल्यूशन से ऊपर भी किसी चीज पर बात नहीं करता। यानी जब भी क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो हम लोग उसमें एक्वस सॉल्यूशन पर ही इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जब जिंक के ग्रेन्यूल को, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को हमने क्या किया, किसी सब्सटेंस के अंदर डाला, मान लीजिए कि H2SO4 के अंदर डाला, और डालने के बाद यहां से हमको हाइड्रोजन गैस निकल गई, जिंक सल्फेट बना एक्वस और प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ये पॉप साउंड के साथ निकलेगी बच्चों, बुदबुदाहट के साथ। बुदबुदाहट मतलब गरियाते हुए निकलेगी कि कितना बढ़िया से हम अपने एसिड के साथ थे, ससुरा आके हमको निकाल दिया, बुदबुदाते हुए निकल जाएगी। यानी पुट 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 की आवाज के साथ जो गैस निकलेगी पॉप साउंड के साथ, तो पॉप साउंड के साथ जो गैस निकलेगी तो बस हमको जान लेना है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यानी अगर किसी लिक्विड के अंदर बच्चों किसी एक्टिव मेटल को मिला देते हैं, तो जब किसी लिक्विड के अंदर एक्टिव मेटल को मिलाएंगे और वहां से हाइड्रोजन गैस अगर लिबरेट हो गई यानी पॉप साउंड के साथ निकल गई, तो कहेंगे कि मिलाया गया सब्सटेंस हमारे लिए क्या था, एसिड था। समझ में आया? यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड, तो एसिड्स आर दैट सब्सटेंस which react with active metal to liberate hydrogen gas। एक्टिव मेटलों के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराने वाले जो सब्सटेंस होंगे वो हमारे लिए बच्चों एसिड्स कहलाएंगे। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। अब देखिए, अब एक और सब चीज बताएं आपको। अगर मैं एक बात और बताऊं, अगर पांचवा कॉन्सेप्ट दूं इसका, क्लासिकल कंसेप्ट का एसिड के लिए, तो ये क्या बताया गया, कैसे पहचानेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट अकॉर्डिंग कि ये एसिड है, तो उसके लिए पांचवा पॉइंट दिया गया बच्चों कि डिकम्पोजेज या रिएक्ट विथ या डिकम्पोज कार्बोनेट्स टू लिबरेट CO2 गैस। डिकम्पोजेज कार्बोनेट टू लिबरेट CO2 गैस। कार्बोनेट का मतलब होता है मेटल कार्बोनेट की बात की जा रही है। कार्बोनेट का मतलब यहां पर बच्चों मेटल कार्बोनेट की बात की जा रही है। मेटल कार्बोनेट
यानी जब मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट के साथ जब किसी सब्सटेंस का रिएक्शन कराएं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर लिबरेट हो, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर लिबरेट हो, तो हम लोग कहेंगे कि जो सब्सटेंस मिलाए हैं या जिस सब्सटेंस को मेटल कार्बोनेट के अंदर मिलाए हैं वो एसिड है। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, जैसे हमने लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या लिया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप बताओ कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किससे कराना है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किससे कराना है बच्चों, अब आप बताओगे। इस कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किससे कराना है बच्चों, एसिड से। इस कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हमको किससे कराना है, एसिड से। तो मान लीजिए कि हमने करा दिया रिएक्शन H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड, यह सब कोई सब्सटेंस है जिसके बारे में हमको नहीं पता है। तो इस सब्सटेंस से जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, तो कैल्शियम सल्फेट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर, ये गैस के रूप में और ये लिक्विड के रूप में हमको प्राप्त होगा। अब देखिए यहां पर हमने क्या देखा, अब यहां पर हमने ये देखा बच्चों कि जब किसी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किसी सब्सटेंस के साथ कराए तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट जो सब्सटेंस को कार्बोनेट के अंदर मिलाए हैं वो सब्सटेंस हमारे लिए एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड। यानी एसिड के लिए इतने कॉन्सेप्ट बताए गए कि जो सब्सटेंस स्वाद में कैसे हो बच्चों, तो जो सब्सटेंस स्वाद में खट्टे हों, स्वाद में कैसे हों, खट्टे, ओहो खट्टा लग रहा है, बहुत खट्टा है, तो खट्टा जहां लगे जो सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन अगर स्वाद में बच्चों खट्टा लगने लगे तो हम क्या कहेंगे कि ये सब्सटेंस हमारे लिए एसिडिक नेचर का है। और क्या करे तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे, तो जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं तो वो सब्सटेंस आपके लिए क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। बेस को न्यूट्रलाइज कर दें, यानी बेस को न्यूट्रलाइज करने का मतलब कि इनएक्टिव टुवर्ड लिटमस कर दें, यानी बेस को लिटमस के प्रति इनएक्टिव कर दें, लिटमस पे उस सब्सटेंस का प्रभाव खत्म कर दें। अगर किसी सब्सटेंस को मिलाने के कारण लिटमस पर उस बेस का, अगर बेस के अंदर किसी सब्सटेंस को मिलाने पर बच्चों लिटमस के ऊपर उस बेस का प्रभाव खत्म हो जाता है तो मिलाया गया सब्सटेंस कहीं ना कहीं एसिड था। यानी जो सब्सटेंस बेस को न्यूट्रलाइज कर दें, बेस को न्यूट्रलाइज कर दें, वो आपके लिए क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। और अगला क्या बताएगा, चौथा पॉइंट, कि रिएक्टिव मेटल के साथ या एक्टिव मेटल जैसे जिंक के साथ या सोडियम के साथ एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या कर दें, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा दें। आप यहाँ पर जिंक के जगह पे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ले सकते हो, कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl, H2SO4, HNO3, कोई भी नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक, कोई भी एसिड लेकर के रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन कराएंगे और अगर हाइड्रोजन गैस निकली पॉप साउंड के साथ, गाली देते हुए अगर हाइड्रोजन गैस निकल गई तो कहेंगे कि जो सब्सटेंस है वो हमारा जो मिलाया गया लिक्विड है वो हमारे लिए एसिड की तरह काम किया। लिक्विड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन एक्वस है। और पांचवा पॉइंट क्या बताया गया कि कार्बोनेट को तोड़ करके, किसी भी मेटल के कार्बोनेट को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करा दे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल दे, यानी जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाए। और सोचो कि सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पता चलेगा कि निकलेगा, तो जब लाइम वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इसको गुजारेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की हो जाएगा, दूधिया रंग का हो गया। तो जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसी इस गैस के जाने का मिल्की हो गया तो हम कहेंगे कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। यानी जो सब्सटेंस किसी मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करके बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट कराता हो तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो चलिए इतना था एसिड का कंसेप्ट। तो मैं थोड़ा आउट हो गया हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आउट हो गया हूं थोड़ा। तो देखिए बच्चों अब आपका जो दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा है बेस का। व्हाट इज द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ बेस, यानी बेस का क्लासिकल कंसेप्ट क्या आया बच्चों। तो ये एक बात ध्यान रखना है, एक बात का बड़ा ही
इत्मीनान से ध्यान रखना, दिल थाम के समझना कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो दिया गया था, चाहे एसिड के लिए दिया गया हो बच्चों, चाहे बेस के लिए दिया गया हो, ऑलवेज एक्वस सॉल्यूशन के साथ दिया गया था। यानी ऑलवेज एक्वस सॉल्यूशन को आधार मानते हुए, यानी जलीय विलयन को आधार मानते हुए अम्ल और क्षार के सिद्धांत को, यानी एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को दिया गया था। कैसे दिया गया था बेस, एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को बच्चों? तो ध्यान से जरा समझें कि व्हाट इज बेस। तो बेस के लिए बताया गया कि एन बेस इज ए सब्सटेंस, एन बेस इज ए सब्सटेंस, एंड बेस इज ए सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन, देखिए फिर आ गया एक्वस सॉल्यूशन, हुज एक्वस सॉल्यूशन, जिसका जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? तो सॉल्यूशन विथ वाटर, पानी ब्लू होता है तो मैं लिख दिया हूं ब्लू से, यानी सॉल्यूशन विथ वाटर। देखने पर पानी दूर से ब्लू ही तो दिखता है, इसीलिए उसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। सॉल्यूशन विथ वाटर। क्यों कहते हैं अर्थ को ब्लू प्लेनेट? क्योंकि जब स्पेस से हमारे अर्थ को देखा जाता है अंतरिक्ष से, तो हमारी पृथ्वी नीला दिखती है। तो नीला दिखती क्यों? क्योंकि अर्थ पर मेजॉरिटी ऑफ वाटर है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हर जगह 2/3 हिस्सा पानी ही है, इसलिए हमारी अर्थ ब्लू दिखती है। देखिए गाना भी आया था, आज ब्लू है पानी पानी, याद रखना। तो एन बेस इज ए, नहीं भाई, ए बेस इज ए सब्सटेंस, ए बेस इज ए सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन, हुज एक्वस सॉल्यूशन क्या बताएगा भाई एक्वस सॉल्यूशन? तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी है। पहला क्या बताया गया बेस के लिए कि बेस किसे कहेंगे? तो हुज एक्वस सॉल्यूशन बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट का क्या मतलब है बच्चों? स्वाद में कड़वे लगेंगे। साबुन खा के देखना कैसा लगता है, खाते हैं कैसा हो गया सारा मुंह कड़वा हो गया, बहुत तीखा कड़वा है। तो जो सब्सटेंस टेस्ट करने पर कड़वे लगे, कड़वा कड़वा लगे, तो जो सब्सटेंस स्वाद में कड़वे हों, टेस्ट में कड़वे हों, बीटर हों, तो ऐसे सब्सटेंस को अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहा गया बच्चों? बेस कहा गया। यानी जिन सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन स्वाद में कड़वे हों, साबुन का पानी पी के कभी देखना कैसा लगता है, मजा आएगा। तो जब किसी भी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन को टेस्ट करने पर वो कड़वे लगे तो उनको बेस कहेंगे। ये पहला था। दूसरा क्या बताया गया बच्चों, ध्यान देंगे। दूसरा बताया गया कि टर्न ब्लू लिटमस, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, सॉरी टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखिए क्या किया भाई, तो जिस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन लाल लिटमस को किसमें चेंज कर दे? ब्लू लिटमस में। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी अगर किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन को लिया जाए और उस सब्सटेंस के, मेरे प्यारे बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में, इसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या किया जाए कि रेड लिटमस को डाल दिया जाए। क्या कर दिया जाए बच्चों? रेड लिटमस को डाल दिया जाए। और रेड लिटमस को डालते ही क्या हो बच्चों? जैसे ही रेड लिटमस को डालें तो ये रेड लिटमस तुरंत किसमें टर्न हो गया? दिस रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू। रेड लिटमस किस में चेंज हो गया? ये रेड लिटमस किस में चेंज हो गया बच्चों? ब्लू में चेंज हो गया। तो क्या कहेंगे कि जिस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमने लिटमस को, लाल लिटमस को डुबाया और वो लाल लिटमस ब्लू हो गया, तो हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस क्या है हमारे लिए? बेस है। यानी जिस सब्सटेंस के अंदर लिटमस को डुबाने पर लिटमस, लाल लिटमस नीला हो जाए, लाल लिटमस नीला हो जाए बच्चों, तो वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। आज एक ट्रिक लेके जाइए, ARBB। कोई अपने दोस्त से कह रहा है, कोई आदमी है, वो अपने दोस्त से कह रहा है कि ए यार हमारी बीबी है। किसी औरत की तरफ दिखा के कोई आदमी कह रहा है कि ए यार बीबी, मतलब वो हमारी बीबी है। यानी एसिड में हमेशा ब्लू लिटमस रेड होगा। देखिए कैसे, AR यानी एसिड हमेशा क्या करेगा बच्चों?
हमेशा एसिड रेड में चेंज करेगा। किसको? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। हमेशा एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा और जो बेस होगा बच्चों वो बी यानी बेस हमेशा ब्लू में, यानी बेस हमेशा रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। ये कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए कि जब किसी सब्सटेंस के अंदर ब्लू लिटमस को मिलाएं और वो रेड हो जाए तो याद रखना कि ए के साथ आर का पेयर सर ने बनाया था, यानी एसिड हमेशा रेड होगा और बेस में हमेशा लिटमस ब्लू होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि ArBB एसिड में रेड और बेस में ब्लू। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए ये आपको दो चीजें समझ में आई कि जो स्वाद में कड़वे हों और क्या कर दें, लाल लिटमस को नीला कर दें। उसके बाद तीसरा क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था बेस को पहचानने के लिए? तो तीसरा था बच्चों कि न्यूट्रलाइजेज एसिड, न्यूट्रलाइजेज एसिड यानी एसिड को लिटमस पर इनइफेक्टिव बना दे। जो सब्सटेंस एसिड को लिटमस की ओर इनइफेक्टिव कर दे, यानी लिटमस पे अगर किसी एसिड के अंदर ऐसे सब्सटेंस को मिला दें कि जिसके मिलाने के कारण अब लिटमस पर उस एसिड का कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, तो हम कहेंगे कि एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका है और जिस सब्सटेंस के कारण न्यूट्रलाइज हुआ बच्चों वो बेस कहलाएगा। जैसे कैसे समझेंगे इसको, ध्यान दीजिए। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर न्यूट्रलाइजेज एसिड कैसे समझेंगे। यहाँ पर एक बात को समझिए कि अगर न्यूट्रलाइजेज एसिड कैसे समझेंगे, तो अगर मान लीजिए कोई हमने एसिड लिया, मान लीजिए कि हमने लिया HCl और इस HCl के साथ हमने एक सब्सटेंस मिलाया NaOH बेस, ये भी एक्वस में और ये भी एक्वस में, और जब इस सब्सटेंस को मिलाने के कारण क्या बन गया, NaCl और प्लस H2O लिक्विड हो गया। या कोई भी यहां पर सब्सटेंस H2SO4 भी ले सकते हो तो Na2SO4 बनेगा। यानी समझने के लिए देखिए ना कि अगर किसी एसिडिक सब्सटेंस के अंदर अगर किसी सब्सटेंस को मिलाने पर इस एसिड का लिटमस की ओर प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो मिलाया गया सब्सटेंस क्या है, बेस है। यानी जो सब्सटेंस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें, तो जिस सब्सटेंस के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी होती है बच्चों, वो सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट नोन एज बेस। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आया कि जो सब्सटेंस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें वो बेस कहलाएंगे। रिएक्शन आपको देख रहे हैं आप लोग, ये NaCl आप सबको पता है कि NaCl का जब एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसमें जब लिटमस को डालेंगे तो कोई प्रभाव लिटमस पर पड़ने वाला नहीं है, तो यानी ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। यानी जब किसी एसिड के अंदर किसी सब्सटेंस को मिलाएं और बनने वाला प्रोडक्ट इनएक्टिव टुवर्ड लिटमस हो जाए तो मिलाया गया सब्सटेंस बच्चों बेस होगा। अब देखिए तीसरे के बाद चौथा पॉइंट क्या बताया गया, ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट फॉर बेसेज? तो देखिए चौथा पॉइंट क्या था क्लासिकल कंसेप्ट का, ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट था कि अब यहां पर एक चीज कंसेप्ट यहां पर ध्यान दीजिएगा, एब्जॉर्ब CO2 गैस। अब देखिए टू फॉर्म कार्बोनेट। अब देखो तो खेल तो हो गया यहां पर, कैसे हो गया भाई, तो एसिडवा खेद रहा था CO2 को, एसिडवा जो था CO2 को खेद रहा था कि भाग यहां से, तोर काम नहीं खे, आई करे क्या, हम तुमको एब्जॉर्ब कर लेंगे, आ जाओ हम तुमको अपने साथ रखेंगे। यानी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी जो बेस होंगे वो CO2 को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बनाएंगे, वो CO2 को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बनाएंगे, लेकिन जो एसिड थे वो कार्बोनेट को तोड़ के CO2 को खेद देते थे। आपको देखे ना, आपने पिछला एग्जांपल देखा ना, तो वहां पर आपने क्या देखा कि जो सब्सटेंस CO2 को अलग कर दे रहे हैं कार्बोनेट से, वो एसिड हो गए। अब ये बेस क्या करेंगे ना कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने NaOH लिया, एक NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, या सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का।
आसानी से आप समझ जाओगे कि चूना, घर को पेंट करने के लिए चूना हमने घोल के रखा है, यानी एक्वस सॉल्यूशन रखा है, इसको हवा में छोड़ दिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल रहा है। तो इसने क्या किया, ये बेस जो है इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी चॉक में परिवर्तित हो गया सॉलिड के रूप में, और क्या बन गया, इधर से H2O निकल गया लिक्विड के रूप में। अब देखिए कि जो सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर ले, जो सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर ले अपने जी माने किसी सब्सटेंस का ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करके बच्चों कार्बोनेट बना दे, कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दे, तो वो सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। यानी ये इसकी दोस्ती, बेस की कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्ती होगी और एसिड की दुश्मनी होगी। एसिड लात मार के भगा देगा तो कार्बन ये बेस अपने साथ जोड़ करके कार्बोनेट बना लेगा। जैसे कि एग्जांपल और समझिए इसका, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया NaOH, ये भी बेस है, इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस में, एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट बना लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और क्या किया, H2O को लिक्विड के रूप में निकाल दिया गया। तो जो सब्सटेंस किसी एसिड के साथ, जिस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन किसी कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के साथ, यानी किसी भी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके यानी एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट में चेंज हो जाता हो बच्चों, कार्बोनेट में अगर चेंज हो जाता हो तो वो सब्सटेंस हमारे लिए बेस कहलाता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ बेस। बेस को कैसे पहचानेंगे, तो पहले स्वाद में कड़वे होंगे, तक सब स्वाद से पहचानेंगे, फिर क्या करेंगे, अगर स्वाद करने लायक नहीं है तो क्या करेंगे, उसमें लाल लिटमस को डुबाएंगे। जब लाल लिटमस को डुबाए और हमको क्या मिल गया, लाल लिटमस ब्लू में चेंज हो गया, तो जब लाल लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा तो कहेंगे बस 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 ई बेस हवे रहा, सियरा हुए रहा, रंग बदल ले रहा, तो तुरंत डुबाएंगे लिटमस तो क्या हो जाएगा, लाल का जो लिटमसवा है वो नीला हो जाएगा। ये समझ में आया। अब क्या करें कि बेस महाराज को न्यूट्रलाइज कर दो। पहले बेस महाराज बड़ा कहते थे कि हम ना लाल लिटमस को ब्लू करते हैं, बेस कह रहे थे हम ना लाल लिटमस को ब्लू करते हैं। तो एसिड का कि रह तोड़ के बतावत है नहीं, अब एसिड जाके उसमें मिल गया, अब वो ससुर कौन, बेस महाराज अब करेंगे हम कुछ ना करें नहीं, हम न्यूट्रलाइज हो गए बानी, उदासीन हो गए बानी, या न्यूट्रलाइज हो गया। यानी जो सब्सटेंस किसी बेस को न्यूट्रलाइज कर दे वो एसिड कहलाएगा, और जो सब्सटेंस बेस को न्यूट्रलाइज कर दे वो एसिड, और जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे वो बेस। ये बात याद रखिएगा। और एब्जॉर्ब CO2 गैस टू फॉर्म कार्बोनेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करके बच्चों कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दे तो वैसे सब्सटेंस भी आपके बेस कहलाते हैं। एसिड जो था लात मार के निकाल देता था CO2 को, लिबरेट करा देता था, लेकिन ये बेस क्या करेगा, CO2 को अपने अंदर जोड़ करके कार्बोनेट बना लेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ बेस। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं आउट हो गया हूं बच्चों, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। बच्चों अब ध्यान देना कि जो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट था उसमें कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशंस थे कि जो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट था ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन, केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट लागू था। यानी आपने देखा ना कि हुज एक्वस सॉल्यूशन, दोनों जगह एसिड और बेस दोनों में हमने एक्वस सॉल्यूशन की बात की, यानी जलीय विलयन की बात की। यानी अगर हम किसी सब्सटेंस के नॉन एक्वस सॉल्यूशन को लें, नॉन एक्वस यानी निर्जल विलयन को ले, बिना जल वाले सोल्यूशन को ले, बिना वाटर वाले सोल्यूशन को ले, तो वहां पर क्लासिकल कॉन्सेप्ट से उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को मेरे प्यारे बच्चों हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आ रही है। दूसरा चीज कि जो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट था वो केवल ऑब्जर्वेशन पे था। ऑब्जर्वेशन मतलब केवल देख करके, ऑब्जर्व करके बताया जा सकता है। हमारी यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन, हमने यहाँ से क्या देखा, क्या हमको अनुभव हुआ, तो केवल वो अनुभवों पर और ऑब्जर्वेशंस पे आधारित था, यानी उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। इस वजह से उस क्लासिकल कंसेप्ट में कुछ लिमिटेशन आ गए, कुछ कमियां आ गई, और उन कमियों को दूर करने के लिए बच्चों,
उन कमियों को दूर करने के लिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए वो हमारे लिए अर्हेनियस साहब आए। देखिए वो बुढ़ऊ का फोटो दिख रहा होगा आपको अर्हेनियस साहब का, वो बुढ़ऊ जो है ये अर्हेनियस चाचा, यही अर्हेनियस चाचा है, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ये अर्हेनियस साहब ने क्या बताया बच्चों, तो ये अर्हेनियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट यानी स्वीडन के एक केमिस्ट थे। केमिस्ट मतलब ए पर्सन हु नो अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो केमिस्ट्री के बारे में जानता हो, केमिस्ट्री का अध्ययन करता हो, उसको केमिस्ट कहते हैं। तो ये स्वीडिश केमिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सबसे पहला साइंटिफिक अप्रोच दिया। इन्होंने स्वीडिश केमिस्ट इन्होंने क्या दिया, गिवन अ फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच, गिवन ए फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच scientific approach for acid and base, for acids and bases। यानी ये अर्हेनियस चाचा जो अभी आपने देखा जिन बुढ़ऊ को, उन्होंने सबसे पहला साइंटिफिक अप्रोच दिया था, सबसे पहला साइंटिफिक अप्रोच दिया था बच्चों, गिवन द फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच अबाउट एसिड एंड बेस। तो कभी कभी इसको अर्हेनियस कॉन्सेप्ट को ये भी पूछ सकता है पेपर में कि एक्सप्लेन द फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। तो फर्स्ट अप्रोच पूछ देगा तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच हमारे अर्हेनियस साहब का था और इन्होंने क्या बताया, पहले बार इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच दिया था एसिड और बेस के लिए। और क्या बताया बच्चों, तो इन्होंने कहा, अर्हेनियस साहब ने कहा कि एसिड और बेस के लिए कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या बताया कि एसिड कौन होगा, व्हाट इज एसिड। तो एसिड्स के लिए बताया हमारे अर्हेनियस साहब ने कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेज, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेज, ध्यान से समझिएगा, दोज सब्सटेंसेज which contain हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन, which contain बच्चों, which contain क्या रखता हो, हाइड्रोजन रखता हो, which contain हाइड्रोजन and liberate मतलब देता हो, निकालता हो, liberate H plus ion when dissolve in water, when dissolve in water, dissolve in water यानी जब घुला दिए पानी में तो सॉल्यूशन कैसा हो गया बच्चों, एक्वस हो गया। सॉल्यूशन कैसा हो गया, एक्वस हो गया। यानी एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों ध्यान दीजिए कि क्या होगा कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेज which contain हाइड्रोजन। यानी अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेज, एसिड्स के लिए क्या बताया गया अर्हेनियस साहब के द्वारा कि जो सब्सटेंस हाइड्रोजन एटम को रखते हो और लिबरेट कर दें, कब, किसको लिबरेट कर दें, हाइड्रोजन आयन को, कब, जब पानी में घुला देंगे तब। यानी एसिड्स क्या होंगे, तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन को रखते हैं या हाइड्रोजन उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और जब उस सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन को लिबरेट कर देंगे। H प्लस आयन को लिबरेट करने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर किसी सब्सटेंस को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं और पानी के अंदर डालने पर H प्लस आयन को लिबरेट कर दे, H प्लस आयन को फर्निश कर दे, तो वैसे सब्सटेंस आपके एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि हमने लिया HCl और HCl को वाटर के अंदर मिला दिया यानी एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो जब वाटर के अंदर मिलाएंगे बच्चों तो ये क्या होगा, ये H प्लस और प्लस Cl माइनस आयन को लिबरेट कर दे। तो जो सब्सटेंस इस H प्लस आयन को लिबरेट करते हैं इन्हीं को क्या कहा गया, एसिड कहा गया, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस साहब ने कहा कि जो पदार्थ जल के अंदर मिलाने पर
H प्लस आयनों को मुक्त कर देते हो, H प्लस आयनों को दे देते हो, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे हमारे लिए? वो एसिड कहलाएंगे। और एग्जाम्पल पे समझे, देखिए जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन लें, और जब इस एक्वस सॉल्यूशन को लेंगे बच्चों तो देखिए ये किस में टूटेगा? ये 2H प्लस और प्लस SO4 2 निगेटिव में टूटेगा। तो देखिए यहां से भी हमको क्या मिल गया? यहां से भी हमको H प्लस मिल गया बच्चों, इसमें भी H प्लस आयन फर्निश हो गया, तो H प्लस आयन देने वाला क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल लें, ये CH3COOH, ये भी इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लें, तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें भी हमको H प्लस आयन मिलेगा, CH3COO माइनस और H प्लस। अब यहां से भी H प्लस मिल गया, तो जब यहां से मेरे प्यारे बच्चों H प्लस मिल गया तो H प्लस देने वाला क्या होगा? एसिड होगा। यानी ये सब्सटेंस इसको कहते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड कहते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखना बच्चों कि इस एथेनोइक एसिड के अंदर हमने रिवर्सिबल का सिंबल लगाया, यहां पर वन वे एरो नहीं बनेगा, यहां पर 2 वे एरो बनेगा, इस तरह का एरो बनेगा। इस एरो का क्या मतलब है बच्चों कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, यानी रिवर्सिबल है। जितने इधर से टूटकर इधर जा रहे हैं उतने ही इधर से टूट करके इधर भी आ रहे हैं। अभी इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, बस 2 मिनट में समझिएगा। अब देखो यहां तक की बात आपको समझ में आई। जैसे एक और एग्जांपल लें, H2CO3 जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं, तो कार्बोनिक एसिड को भी जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो इसका भी एक्वस सॉल्यूशन रिवर्सिबल प्रोसेस में टूटेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में मतलब कैसे टूटेगा? 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन H प्लस के रूप में टूट जाएगा। ये कार्बोनेट आयन है तो CO3 2 माइनस के रूप में टूटेगा, और यही जब H प्लस दिया तो ये एसिड हो गया। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड क्या होंगे? तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होंगे जो हाइड्रोजन को रखते हो, जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और पानी में मिलाने पर, पानी में डुबाने पर, यानी बाढ़ में डूब जाएंगे सब। जब बाढ़ आ जाएगा तो बाढ़ में डूब करके H प्लस आयन को दे देंगे, लो ले जाओ। तो जो सब्सटेंस H प्लस को लिबरेट कर दे, मुक्त कर दे वाटर के अंदर, यानी जल के अंदर, तो वैसे सब्सटेंस हमारे लिए देखिए क्या कहलाते हैं? एसिड्स। अब यहां पर देखिए, अब अर्हेनियस साहब ने अपने कॉन्सेप्ट में एसिड को 2 पार्ट में बांटा। कौन कौन सा पार्ट? तो पहला बांटा बच्चों वीक एसिड, वीक एसिड, और दूसरा बांटा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? तो जो अपने H प्लस आयन को कंप्लीटली डिसोसिएट कर दे, जो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड में विच एसिड या द एसिड्स विच डिसोसिएट their H plus ion completely, यानी जो सब्सटेंस अपने H प्लस आयनों को पूर्ण रूप से लिबरेट करा दे, पूर्ण रूप से तोड़ के अलग कर दें, तो वो सब्सटेंस आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। और वीक एसिड क्या होंगे? तो दोज सब्सटेंस या दोज एसिड्स which do not liberate their H plus ion या which do not dissociate their H plus ion completely, यानी जो सब्सटेंस अपने H प्लस आयनों को पूर्ण रूप से लिबरेट न कराएं, पार्शियली कराएं। कैसे कराएं बच्चों? पार्शियली लिबरेट कराएं, कंप्लीटली ना कराएं। कैसे लिबरेट कराएं? पार्शियली लिबरेट, पार्शियली, कंप्लीटली नहीं कराएंगे। कैसे कराएंगे? तो पार्शियली कराएंगे। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से कराएंगे। आइए इसको समझते हैं। देखिए यहां पर जो H प्लस और Cl माइनस है, ये जितने हैं एक बार में जब टूट गया, इधर H प्लस बन गया,
तो पुनः ये जुड़ करके पीछे नहीं आएगा। एक बार जब H+ टूट गया तो फिर दोबारा वो जुड़ करके अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यानी जो एसिड एक बार टूट गए तो उनका दोबारा एसोसिएशन ना हो, एक बार डिसोसिएट हो गए तो दोबारा उनका एक बार डिसोसिएट तो दोबारा एसोसिएशन ना हो। यानी एक बार वियोजित हो गए, एक बार टूट गए तो फिर वो जुड़े नहीं, तो ऐसे एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और ऐसे एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों जो आपके हैं बच्चों, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और देखिए अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। और दूसरा क्या बताया गया, वीक एसिड। तो वीक एसिड में होगा कि यहां से जितने आयन टूट करके इधर प्राप्त हो रहे हैं, यानी जितने आयन इधर बन रहे हैं, ये जितने हमको आयन मिल रहे हैं, पुनः यह आयन जुड़ करके किसमें चेंज हो जा रहे हैं, फिर से अपने एसिड में चेंज हो जा रहे हैं। यानी 5 आयन बने तो 5 जुड़ करके फिर एसिड को बना दिए, 5 टूटे तो फिर 5 जुड़ गए, 6 जुड़े टूटे तो फिर 6 जुड़ गए, 7 टूटे तो 7 जुड़ गए। यानी जाने का रेट और आने का रेट इक्विलिब्रियम है, इक्वल है, इसलिए हमने इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल का सिंबल लगाया है। यानी यहां पर हम एक बार में इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करा सकते। क्यों कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करा सकते? क्योंकि जितने टूट रहे हैं उतने ही जुड़ जा रहे हैं। तो पूर्ण रूप से तो टूटेगा नहीं। मान लो कि हमारा एक हाथ टूटा फिर एक हाथ जुड़ गया, तो पूर्ण रूप से टूटे नहीं ना। तो यानी कहने का मतलब है कि जो सब्सटेंस कंप्लीटली ना टूटे, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2 दरवाजा है, एक एंट्री है एक एग्जिस्ट है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एंट्री में घुसा और एग्जिट निकल गया, तो फिर दोबारा वो वापस नहीं आएगा। यानी एक बार निकल गया बाहर तो फिर वो पीछे घूम करके नहीं आएगा, तो वो आपका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर ये ऐसा देखिए कि एंट्री और एग्जिस्ट है, एक बिल्ली घुस गई है, आप मार रहे हो तो एंट्री वाले से निकल रही है, फिर एग्जिट वाले से घुस जा रही है, फिर इधर से मगा रहे हो तो एंट्री वाले से निकले तो एग्जिट वाले से घुस रही है, जब एग्जिट वाले से निकले तो एंट्री वाले से घुस रही है। यानी कंप्लीटली उस बिल्ली को आप घर से बाहर नहीं भगा पा रहे हो। यानी जितने टूट करके आगे जा रहे उतने ही जुड़ करके फिर पीछे आ जा रहे हैं। ये बात को समझिए। तो ऐसे सब्सटेंस यानी ऐसे एसिड को कहा गया बच्चों वीक एसिड। समझ में आया कि जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो एक्वस सॉल्यूशन में, जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो वो वीक एसिड कहलाएंगे, जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा बच्चों वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। ये था आपके अर्हेनियस साहब का एसिड का कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं कि अर्हेनियस साहब के बेस का कॉन्सेप्ट क्या था। तो मैं तब तक आउट हो गया हूं, उसका जरा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो बच्चों अब आपका जो अगला कॉन्सेप्ट था अर्हेनियस साहब का, वो कॉन्सेप्ट था अर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसेस। यानी हमारे अर्हेनियस साहब ने बेस के लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया था इसके बारे में समझिए। तो इन्होंने क्या बताया कि बेस के लिए हमारे अर्हेनियस साहब ने क्या बताया कि ये बेस क्या होते हैं। तो इन्होंने बताया कि बेसेज आर दोज सब्सटेंसेज, बेसेज आर दोज सब्सटेंसेज, bases are those substances which contain, bases are those substances which contain हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब होता है बच्चों OH, या हाइड्रोक्सिल आयन को कांटेक्ट करें, क्या करें, हाइड्रोक्सिल आयन कहें या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रखते हो यानी OH ग्रुप को रखते हो, OH ग्रुप को रखते हो। जो सब्सटेंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रखते हो एंड लिबरेट, और फिर किसको निकालते हो, किसको लिबरेट करते हो, एंड लिबरेट OH माइनस आयन, एंड लिबरेट OH माइनस आयन इन aqueous solution, in aqueous solution, aqueous solution, aqueous solution का मतलब बच्चों when dissolve in water, when dissolve in water, जब पानी में घुला दिए, when dissolve in water, when dissolve in water, तो जब
किसी सब्सटेंस के को हम बेस कब कहेंगे अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, किसी सब्सटेंस को बेस कब कहेंगे बच्चों, तो किसी सब्सटेंस को बेस कहने के पीछे का क्या रीजन होगा कि अगर उस सब्सटेंस के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किसी सब्सटेंस के पास अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है तो वो बेस है। और दूसरी चीज कि लिबरेट OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन किसको लिबरेट कर दे, तो OH माइनस आयन को बच्चों, जो सब्सटेंस OH माइनस आयन को लिबरेट करते हो एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने पर, तो ऐसे सब्सटेंस को अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहा गया, बेस कहा गया। जैसे देखिए एग्जांपल पे समझें, जैसे मान लीजिए हमने लिया NaOH, इसको एक्वस सॉल्यूशन मिला दिया यानी वाटर के अंदर मिला दिया, तो वाटर के अंदर मिलाने पर यहां से हमको क्या मिल जाएगा, Na प्लस और प्लस OH माइनस मिल जाएगा। और जब मेरे प्यारे बच्चों ये OH माइनस हमको प्राप्त हो गया तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया सब्सटेंस हमारे लिए क्या था, बेस था। यानी अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन को लिबरेट करते हो, OH माइनस आयन को मुक्त करते हो, तो ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और भी एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे एग्जांपल नंबर ये 1 है, एग्जांपल नंबर 2, जैसे एग्जांपल नंबर 2 में आप समझो, जैसे मान लीजिए हमने लिया CaOH का होल ट्वाइस, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। और जब एक्वस सॉल्यूशन लिया तो यहां पर देखिए ये टूटा Ca2 प्लस, अब प्लस में OH माइनस, ये भी एक्वस में टूटा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर के अंदर तो वाटर के अंदर न टूटेगा। अब ये OH माइनस जब बना बच्चों, तो ये OH माइनस, ये OH माइनस जब दिया तो ये बेस की पहचान है और मिलाया गया सब्सटेंस था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बात आपको समझ में आई। यानी अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ए सब्सटेंस विच गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पदार्थ जलीय विलयन में OH माइनस आयनों को मुक्त करते हो वो हमारे अर्हेनियस का आपके द्वारा क्या कहे गए, बेस कहे गए। ये दूसरा एग्जाम्पल था। दूसरे के बाद तीसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया एक एग्जाम्पल दिया NH4OH, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो चूंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, यानी ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, तो आपको पता है कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे यानी टूटने का दर और जुड़ने का दर एक समान होगा, टूटने का दर और जुड़ने का दर एक समान होगा, तो ऐसे पदार्थों को बच्चों हम लोग वीक बेस कहेंगे या वीक एसिड कहेंगे। जब टूटने का दर, चाहे एसिड और बेस का टूटने का दर और जुड़ने का दर एक जैसा हो जाएगा तो वो बेस कहलाएगा। यानी कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है हमारी। जैसे देखिए NH4OH का एक और सॉल्यूशन लिए, तो यहाँ पर हमको मिला NH4 प्लस एक्वस में, अब प्लस OH माइनस एक्वस में। ये बात आप समझिए कि जब NH4OH का एक्वस सॉल्यूशन लिए तो हमको OH माइनस आयन प्राप्त हुआ और ये OH माइनस आयन आया, तो ये हमारे बेस की पहचान है। और ये हमारा जो सब्सटेंस था ये था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए आ रहा है। देखिए OH ग्रुप है कि नहीं है, देखिए OH ग्रुप है कि नहीं है, और OH ग्रुप है और वाटर में मिलाने पर OH माइनस आयन भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, OH माइनस आयन भी दे रहा है। तो जो सब्सटेंस वाटर में मिलाने पर, एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने पर OH माइनस आयनों को फर्निश कर दें, लिबरेट कर दें, तो ऐसे सब्सटेंस आपके अर्हेनियस बेस कहलाते हैं। एक और एग्जांपल पे अगर समझना चाहो तो जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, तो ये देखिए कि इसमें ये भी जो है वीक बेस है,
ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, यानी डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जाने और आने का रेट एक समान होगा, जाने का और आने का रेट एक समान होगा, तो ये क्या कहलाएंगे आपके वीक बेस कहलाएंगे। Al3 प्लस 3OH माइनस, Al3 प्लस 3OH माइनस। ये बात आपको समझ में आ रही है? देखिए AlOH का होल थ्राइस, तो Al3 प्लस 3OH माइनस, ये बात को आप समझिए बच्चों। ये भी आपका एक्वस है और ये भी आपके एक्वस में प्राप्त हुआ है। तो ये सभी सब्सटेंस जो हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन को प्रोड्यूस कर दें, तो ये सभी सब्सटेंस आपके बेस कहलाएंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट, पीछे वाले टॉपिक में आपको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट बताया था। यहां पर भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होंगे। कैसे? तो जो बेस कंप्लीटली OH माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाए, यानी एक बार OH माइनस आयन दे दें तो फिर वो जुड़ करके पीछे की ओर ना आए, फिर वो अपने बेस में चेंज ना हो, अपने कंपाउंड में चेंज ना हो, यानी एक बार टूट गया तो फिर बैक रिवर्स ना किया जा सके, तो वो सभी स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। जैसे ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ये समझ में आ रहा बात? और देखिए यहां पर डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहां पर टूटने का दर और जुड़ने का दर दोनों बराबर है। 4 टूट के गया तो 4 जुड़ के इधर आ गया, फिर इधर से 3 टूट के गया तो 3 जुड़ गया, 5 टूट के गया तो 5 जुड़ गया, यानी टूटने और जुड़ने का दर एक जैसा, टूटने और जुड़ने का रेट एक जैसा है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके? ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे, कंप्लीटली OH माइनस आयन को नहीं दे पाएंगे, तो इनको हम लोग कहेंगे वीक बेस। तो ये था हमारे अर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स एंड बेसेज। इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट पूरा आपको मैंने बताया, ये अर्हेनियस साहब के बेस का कॉन्सेप्ट था। और बेस में स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं? तो जिनका डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाए। और वीक बेस कौन होते हैं? जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन यानी OH माइनस में कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो बच्चों, वो वीक बेस होते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई? ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई? तो मैं थोड़ा आउट हो गया हूं, अब आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिमिटेशन बताते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हमारे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है। तो अर्हेनियस साहब ने क्या बताया न्यूट्रलाइजेशन के लिए कि एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और इस H2O में H प्लस और OH माइनस होता है। तो ये एसिडिक बिहेवियर का होता है और ये बेसिक बिहेवियर का होता है। और जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी न्यूट्रल होती है। यही न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस था। कैसे होगा देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया NaOH और प्लस HCl को लिया, तो ये NaOH और HCl कैसे टूटेगा देखिए। तो ये NaOH टूटेगा Na प्लस और प्लस OH माइनस में, और ये HCl किस में टूटेगा? H प्लस और प्लस Cl माइनस में। अब देखिए Na प्लस प्लस और OH माइनस, Na प्लस प्लस और OH माइनस, और ये क्या बनाएंगे दोनों रिएक्शन करके? देखो ध्यान दो बच्चों, ये दोनों रिएक्शन करके आपको पता है, एक बार फिर से मैं बता दूं। देखिए जैसे ये NaOH और प्लस HCl एक्वस मीडियम में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो साल्ट और वाटर यानी NaCl और प्लस H2O ये लिक्विड के रूप में ये एक्वस फॉर्म में ये हमको प्राप्त होगा। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या बताया गया कि जब H प्लस और OH माइनस मिल करके वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इस वाटर के फॉर्मेशन को ही उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। क्यों न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है? क्योंकि वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वाटर न्यूट्रल होता है। तो उन्होंने बताया कि जब एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस के साथ मिल जाएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा, और इसी प्रोसेस को उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कहा। कैसे? तो देखिए यहां पर समझिए, ये NaOH है, तो NaOH है तो ये कैसे टूटेगा? Na प्लस और प्लस
OH माइनस, और इधर होगा प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस। ये किस में टूटेगा बच्चों? देखो मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा। ये किस में टूटेगा? ध्यान दीजिएगा, ये होगा Na प्लस और प्लस Cl माइनस और प्लस H प्लस और प्लस OH माइनस। ये होगा, बोलिए, या इसको H2O ही रहने दें, ऐसे ही वाटर ही रहने दें, वाटर को ना तोड़ें, लिक्विड के रूप में ही रहने दें। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में इधर भी Na है तो Na से Na मर गया और Cl माइनस से Cl माइनस मर गया, तो क्या मिला? H प्लस और प्लस OH माइनस, इधर वाला H प्लस और OH माइनस, ये मिलके क्या बना दिए? H2O। और अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये क्या था? ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन था कि जब एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस के साथ मिलता है तो एक न्यूट्रल कंपाउंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, और यही वाटर के फॉर्मेशन को हमारे अर्हेनियस साहब के द्वारा बच्चों न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कहा गया। ये बातें आपको समझ में आई कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। अर्हेनियस साहब के अनुसार न्यूट्रलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट था? आपको ये बातें समझ में आई? बताइए जरा हमको, कोई किसी को दिक्कत इसमें? बोलिए। तो यहां पर हमने क्या देखा कि वाटर के फॉर्मेशन को ही न्यूट्रलाइजेशन बताया गया अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। अब देखिए, देखो अब अगला टॉपिक है कि लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो अर्हेनियस साहब का क्या लिमिटेशन था? तो अर्हेनियस साहब का जो कॉन्सेप्ट था बच्चों वो केवल एक्वस मीडियम में लागू था, ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस मीडियम, केवल जलीय विलयन में लागू था। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट आपका एक्वस मीडियम में दिया जा रहा है, कहीं भी नॉन एक्वस की बात नहीं की गई। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ था कि केवल जल वाले सोल्यूशन में यानी केवल एक्वस सोल्यूशन में ही एप्लीकेबल था, जो सोल्यूशन नॉन एक्वस थे वहां पर ये अर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट गलत हो जाता था। ये उनके पहली कमी थी। दूसरी कमी थी कि फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ, इन सभी सब्सटेंसों के एसिडिटी को बताने में फेल हो गए। इन सभी सब्सटेंसेज के एसिडिटी को बताने में फेल हो गए। एसिडिटी को बताने में फेल होने का क्या मतलब है कि ये सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, लेकिन अर्हेनियस साहब के कॉन्सेप्ट के द्वारा इसकी एसिडिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। अर्हेनियस साहब के कॉन्सेप्ट से इनकी एसिडिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो H प्लस रखेंगे और वाटर के अंदर H प्लस देंगे, जो हाइड्रोजन आयन रखेंगे और वाटर के अंदर हाइड्रोजन H प्लस आयन देंगे, तो वो सब्सटेंस आपके एसिड कहलाएंगे। अब इसके पास तो H प्लस है ये नहीं है, हाइड्रोजन आयन है ये नहीं है, तो जब हाइड्रोजन आयन ही नहीं तो H प्लस कहां से देगा? तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट इसको एसिड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एसिडिक नेचर का होता है, तो इनकी एसिडिटी को एक्सप्लेन करने में हमारे अर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट गलत हो गया। दूसरा चीज कि बेसिसिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, इन सभी सब्सटेंसेस, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भाई, ये Na2CO3CaO, Na2CO3CaO और मान लीजिए तो आपका NH3 गलत लिखा गया था, मिस्टेक हो गया था। बेसिसिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, NH3 और Na2CO3, ये सभी सब्सटेंस जो है बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन अर्हेनियस साहब के कॉन्सेप्ट के अनुसार इनको बेसिक नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि ये बेचारे OH माइनस आयन नहीं दे सकते, इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है और OH माइनस आयन को नहीं दे सकते, तो अर्हेनियस साहब ने इनको बेस मानने से इनकार कर दिया, लेकिन ये बेसिक नेचर के थे। तो इस तरह के सब्सटेंसों की एसिडिटी और ऐसे सब्सटेंसेस की बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने में भी अर्हेनियस साहब का एक जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया, इसलिए इनके कॉन्सेप्ट को लिमिट कर दिया गया, लिमिटेशन लगा दिया गया। दूसरा चीज कि फेल्स टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ एक्वस मीडियम, फेल्स टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ एक्वस मीडियम। जैसे एक्वस मीडियम यानी नॉन एक्वस होगा, देखिए इन एब्सेंस ऑफ एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस में, एब्सेंस मतलब नॉन एक्वस, एब्सेंस मतलब वाटर के एब्सेंस में, वाटर के एब्सेंस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। देखिए ये बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है और ये न्यूट्रल हो गया। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन नॉन एक्वस मीडियम में यानी विदाउट वाटर हुआ, इन एब्सेंस ऑफ एक्वस मीडियम हुआ,
तो एब्सेंस ऑफ एक्वस मीडियम में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे अर्हेनियस साहब ने नहीं दिया था। ये केवल एक्वस मीडियम के लिए ही न्यूट्रलाइजेशन की बात किए थे। तो नॉन एक्वस मीडियम में होने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन इस कॉन्सेप्ट के द्वारा नहीं दिया गया था। तो यही लिमिटेशन था बच्चों हमारे अर्हेनियस साहब के कॉन्सेप्ट का। तो आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट और अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेज कैसा लगा, आपने कितना इंजॉय किया लेक्चर को, तो हमको कमेंट करके बताएं कि लेक्चर कैसा था। और जाते जाते आपसे ये कह के जाते हैं कि चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू।